नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ओमराज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और फुली फोकस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट सेशन में नए हैं उनको बता दिया जाए, आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और एंड में आपको मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे दो बेनिफिट होगा। पहला, आप सेशन कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे बिकॉज आपको एंड में अपना मार्क्स बताना है, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे और भी क्वेश्चंस लाने का, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक अंडरस्टैंडिंग चेंज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आपको बताना है अंडरस्टैंडिंग चेंज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन श्यामाचरण दुबे, सेकंड ऑप्शन फिलिप मैकमाइकल, थर्ड ऑप्शन डी.के. सिंह रॉय, फोर्थ ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग चेंज एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये बुक पब्लिश कब हुई? 1992 में। किसके द्वारा लिखा गया? श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हम बात करते हैं इनके टाइम पीरियड का, तो इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1922 में और डेथ कब हुआ? 4 फरवरी 1996 में। और ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के। कब से कब तक? 1975 से 1976 तक, राइट? और हम अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और एस.सी. दुबे की जो बुक आपको नहीं भूलनी है वो है इंडियन विलेज। पेपर में पूछा जाता है इंडियाज चेंजिंग विलेज। ये सब पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे जी की। हम फिलिप मैकमाइकल की बात करें तो इनके पुस्तक का नाम क्या है? डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये पुस्तक आई थी इनकी 1996 में। वहीं हम डी.के. सिंह रॉय की बात करें तो इनकी बुक का नाम क्या है? सोशल डेवलपमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और ये आई थी इनकी 2003 में। हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम सोशल स्टैटिक, आपको पता ही है, और फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में आई थी। ये भी ध्यान में रखना है। और कल आपको इनकी एक बुक का नाम बताया गया था कि सोशोलॉजी पर लिखा गया अपने आप में पहला बुक है जो सोशोलॉजी टाइटल पर लिखा गया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड बाय मॉर्गन टू क्लासीफाई सोसाइटल स्टेजेस। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक मॉर्गन द्वारा सामाजिक चरणों के वर्गीकरण में उपयोग नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन सबसिस्टेंस टेक्निक, जीविकोपार्जन की तकनीक। सेकेंड ऑप्शन राइटिंग सिस्टम, लेखन प्रणाली। थर्ड ऑप्शन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रणाली का प्रकार। फोर्थ ऑप्शन टूल यूसेज, उपकरणों का उपयोग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉर्गन ने 3 स्टेजेस बताए हैं और आपके पेपर में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट है सैवेजरी, सेकेंड है बार्बिज्म, थर्ड है सिविलाइजेशन, असभ्यावस्था, बर्बरता और सभ्यता। और अगेन सैवेजरी और बार्बिज्म को आपके क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका हो जाएगा लोअर, देन मिडिल, देन अपर। और ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो जीविकोपार्जन के साधनों के विकास में प्रगति के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉर्गन डिड नॉट क्लासीफाई सोसाइटीज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट रादर बाय टेक्नोलॉजिकल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। Third question is Hobhouse sociological thought was synthesis of ideas from which two thinkers। हॉबहाउस का समाजशास्त्र किन दो विचारकों के विचारों का समन्वय था? फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स एंड वेबर, सेकंड ऑप्शन कॉम्ट एंड स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन डर्कहाइम एंड टॉनीज, फोर्थ ऑप्शन मिल्स एंड पार्सन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल.टी. हॉबहाउस की बात करें, इनका टाइम पीरियड 1864 से 1929 का रहा है। इनमें जो विचार आपको देखने को मिलता है, कॉम्ट का इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस आइडिया देखने को मिलेगा और वहीं पर स्पेंसर की एवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉम्ट एंड स्पेंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स अ सोसाइटी फोकस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इम्पर्सनल टाइज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वार्थ और औपचारिक संबंधों पर केंद्रित समाज को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन गेमिनसेफ्ट, सेकेंड ऑप्शन पैट्रियार्की, थर्ड ऑप्शन गेसेलसेफ्ट, फोर्थ ऑप्शन डेमोक्रेसी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं गेमिनसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? टॉनीज के द्वारा दिया गया है। तो टॉनीज ने गेमिनसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट दिया और ये कौन सा लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में है। और दोनों की मीनिंग क्या होती है? जब गेमिनसेफ्ट की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है कम्युनिटी, मीन समुदाय हो गया, और गेसेलसेफ्ट की मीनिंग क्या होती है? एसोसिएशन। और दोनों में आपको कैसे रिलेशनशिप देखने को मिलता है?
तो जहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप है वो आपको कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। आपकी कम्युनिटी में जैसे आपकी फैमिली हो गई, पड़ोस हो गया, क्लोज फ्रेंडशिप हो गया, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इमोशन पर बेस्ड होता है। और हम जब बात करते हैं गेसेल सैफ्ट का एसोसिएशन, तो वहाँ पर आपको कैसी रिलेशनशिप देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, कैलकुलेटिव रहता है और ये इंडिविजुअल्स गेन के लिए बना रहता है। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? कैसे में? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में गेसेल सैफ्ट। तो ये जो कोई भी एसोसिएशन है वो कैसे बनता है? किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनता है और वहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गेसेल सैफ्ट। तो जो टॉनीज की हम बात करते हैं, जो आपका परंपरागत समाज है उसको उन्होंने समुदाय, और जो आधुनिक औद्योगिक समाज है उसको उन्होंने क्या बोला है? समिति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट इंडिया दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज लाइक धर्म, कर्म, मोक्ष, संसार एंड कास्ट वैल्यूज आर dominant in हिंदुस्तान ड्यू टू विच रैशनल कैपिटलिज्म कुड नॉट फ्लरिश हियर। भारत के बारे में किसका कहना था कि हिंदुस्तान में पारंपरिक मूल्यों जैसे धर्म, कर्म, मोक्ष, संसार, जातिगत मूल्यों का बोलबाला है, जिनके कारण यहाँ विवेकी पूंजीवाद, रैशनल कैपिटलिज्म नहीं पनप सका। फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन जीएस घुरिये, फोर्थ ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बात किसने कही है? तो मैक्स वेबर ने कही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर की जो बुक आपको नहीं भूलना, नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इनकी एक पुस्तक है द सिटी। ये कब आई थी? 1921 में। इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो तो आपको प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो नहीं भूलना है, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, 1922 में आई थी। और जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री कब आई थी? 1923 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स विच रेवोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। टैलकट पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज के विकास में कौन सी क्रांतियां योगदान देती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इंडस्ट्रियल, डेमोक्रेटिक एंड एजुकेशनल, औद्योगिक, जनतांत्रिक और शैक्षणिक। सेकेंड ऑप्शन साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, धार्मिक, सैन्य और राजनीतिक। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन फ्यूडल, अग्रेरियन एंड इकोनॉमिक, समाजवादी, कृषिगत और आर्थिक। फोर्थ ऑप्शन सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड पॉलिटिकल, नारीवादी, सांस्कृतिक और जातीय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्सन्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो 3 वेस्टर्न रेवोल्यूशन से देखने को मिलता है। आपका पहला क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और देन फ्रेंच रेवोल्यूशन और एजुकेशनल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही आपको एडवांसमेंट देखने को मिला टेक्नोलॉजी वगैरह में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वगैरह निकल के आता है। और जब एजुकेशन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वहाँ आपको लिबरल आइडिया, सेकुलर वैल्यूज़ देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल, डेमोक्रेटिक एंड एजुकेशनल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स। निम्नलिखित में से किसने विकासवादी सर्विकों का अवधारणा प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन टैलकट पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन आर.के. मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्सन्स ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स को, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? इंस्टीट्यूशन का इवॉल्वमेंट सभी सोसाइटी में होता है, सभी में डेवलप करता है इंस्टीट्यूशन, लाइक लॉ, मनी, ब्यूरोक्रेसी, चाहे उनकी हिस्ट्री कैसी भी क्यों ना रही हो, राइट। तो पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो विकासवादी सार्विक है, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स हैं, वे संस्थाएं या संरचनाएं हैं जो हर विकसित होती समाज में पाई जाती है, चाहे ऐतिहासिक विशेषताएं उनकी भिन्न क्यों ना हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टैलकट पार्सन्स। Next question, which thinker expanded Morgan's ideas to link technological control with societal transformation in Marxist theory? किस विचारक ने मॉर्गन के विचारों को विस्तारित कर तकनीकी नियंत्रण को मार्क्सवादी सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन फ्रेडरिक एंगल्स, फोर्थ ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा करने वाले कौन विचारक है? फ्रेडरिक एंगल्स हैं। और कहाँ पर किया? ओरिजिन, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये बुक है किसकी? फ्रेडरिक एंगल्स की। तो इसी में आपको देखने को मिलता है मॉर्गन के इनसाइट को इन्होंने लिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बुक्स का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, राइट।
Next question, who said in the social production which man carry on they enter into definite relation that are indispensable and independent of their will. Their relations of production correspond to a definite stage of development of their material पावर ऑफ प्रोडक्शन। तो किसने कहा था कि सामाजिक उत्पादन में आदमी निश्चित संबंध बनाता है जो उसके लिए अपरिहार्य है और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। उनके उत्पादन के संबंध में उनकी उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन फ्रेडरिक एंगल्स, थर्ड ऑप्शन एस सी दुबे, फोर्थ ऑप्शन ए आर देसाई। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सामाजिक उत्पादन में आदमी निश्चित संबंध बनाता है, उसके लिए अपरिहार्य है और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। उनके उत्पादन के संबंध उनके उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के निश्चित अवस्था के अनुरूप होते हैं। राइट, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जहां दो स्टेटमेंट दिया गया, एक असर्शन और दूसरा रीजन। आपको बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। असर्शन है स्पेंसर बिलीव दैट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। स्पेंसर का मानना था कि समाज की प्रगति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जनसंख्या दबाव का नहीं होता है। रीजन दिया गया, विद इंक्रीज इन साइज द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो इंक्रीजेस। आकार में वृद्धि होने पर समाज की संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ जाती है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको राइट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन है ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ही सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और वहीं आपका लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ही सही है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेंसर का मानना था कि समाज का जो प्रोग्रेस है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जनसंख्या दबाव का है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का होता है। तो हमारा पहला असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेंसर का मानना था, लिखा है समाज की प्रगति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जनसंख्या दबाव का नहीं होता है, यहाँ पर नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। और मानव समाज जो आपका ह्यूमन सोसाइटी है उसको स्पेंसर ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म माना और इसलिए जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी उन्होंने भीतर से होने वाले चेंजेस के अर्थ में किया था। उन्होंने समाज और जीव और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच एनालॉजी स्थापित की और उनका कहना था कि आकार में वृद्धि होने पर समाज की संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ जाती है। विद इंक्रीज इन साइज द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमारा रीजन क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A is false but R is true. Option B is correct, right? That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.